हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सामाजिक विज्ञान के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ईपी बोर्ड से संबंधित हर एक सब्जेक्ट के लिए तैयारी कराई जाती है। तो चलिए, आज के वीडियो के माध्यम से हम सभी सामाजिक विज्ञान के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और अब की बार बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लेकर के आ चुका हूँ। चलिए, आइए यहाँ पे समझ सकते हैं कि बताया जा रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक ना। तो जितने भी टाइप्स के लघु उत्तरीय वाले प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। आइए, सबसे जो पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण का सर्वप्रथम कहाँ, कब और क्यों आरंभ हुआ। समझ सकते हो, क्वेश्चन 2017 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, या इसी क्वेश्चन को एक बार और बदल के पूछा गया है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों में से किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन 2011 और 16 में पूछा गया है। तो समझ सकते हो, एक ही क्वेश्चन को बार बार बदल के, चेंज करके भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को देख लो, और जो भी अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसका एक ही आंसर देना है। आइए, इसका आंसर कैसे देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर। यहाँ पे लिखेंगे कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में आरंभ हुआ। कस्तुनतुनिया नगर तुर्कों द्वारा अधिकार कर लिए गए जाने पर यूनान के विद्वान धर्म तथा दर्शन की पुस्तकें लेकर इटली पहुँच गए। इटली वासियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। जितने भी इटली के लोग थे, किसका स्वागत किया? जो भी ये यूरोपी में नगर थे, कस्तुनतुनिया वाले थे, ठीक ना, उनका स्वागत किया, वेलकम किया। इसी तरीके से फलस्वरूप इटली में नवीन विचारों, भावनाओं तथा मान्यताओं का उदय होने से वहाँ पुनर्जागरण आरंभ हो गया, शुरुआत हो गया। और इसी तरीके से पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में ही प्रारंभ होने की उपयुक्त कारणों में से अतिरिक्त और भी कई कारण थे। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इटली के अनेक नगर वाणिज्य तथा व्यापार के केंद्र होने के कारण समृद्ध थे। सबसे पहले वाणिज्य और व्यापार वाला केंद्र लिख देना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे रीजन ये भी लिख सकते हो कि इटली के नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। इन नगरों के स्वतंत्र व्यापार से पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। और यहाँ पे लिख सकते हो कि इन नगरों के जो शासक थे, कला प्रेमी थे। कला प्रेमी का सेंस क्या है? आर्टिस्ट को प्यार करते थे, कला का, ठीक ना। उन्होंने कस्तुनतुनिया से आने वाले यूनानी विद्वानों का स्वागत किया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं 5 लाइन में। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि पुनर्जागरण की विशेषताएं लिखिए। अब देखो, बोर्ड के पेपर में ये विशेषताएं स्पेसिफिकेशन से लिखने को आता है, और ये बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। आप सभी को ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है या निम्न अनुसार है। ठीक, लिख दोगे कि पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विचार किया। पुनर्जागरण ने मनुष्य को अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया। ठीक, आगे आप लिख सकते हो कि पुनर्जागरण ने केवल मानववादी विचारवादी का विकास किया, वो मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। पुनर्जागरण ने केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं के ग्रंथों को ही नहीं, वरना देशज भाषाओं के साहित्य के विकास को ही प्रोत्साहन किया। ऐसा नहीं है कि जो भी वहाँ के लोग थे केवल
वहीं के यूनानी और लैटिन भाषा का ही प्रोत्साहन किया, ऐसा नहीं है। जितने भी देश के लोग वहाँ पहुँचे सारे देश के भाषाओं को महत्व दिया, ठीक ना। आगे लिख सकते हो कि चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने यथार्थ चित्रण को प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने निरीक्षण, अन्वेषण तथा जांच तथा परीक्षण को भी महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। तो आप सभी इस तरीके से लिख सकते हो, आसान है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आता है। आप सभी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे, आप बना करके भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिखने का अंदाज ऐसा ही होना चाहिए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए कि इसके क्या क्या इफेक्टेड हैं, उसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो लिख सकते हो कि पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक नए युग का सूत्रपात किया, ठीक। इससे लोगों के दृष्टिकोण में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अब क्या क्या परिवर्तन आए यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहले तार्किकता, मानवतावादी, ऐसे ऐसे करके कई सारे टॉपिक बना करके लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप केवल ऐसा ही लिखोगे, ऐसा नहीं है। तार्किकता में क्या लिखोगे कि यूनानी तथा रोमन संस्कृति के प्रभाव से ईसाई जगत में भी वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक खोज की चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। लोग अंधविश्वासों से मुक्त होने लगे। अंधविश्वास मतलब कि जादू टोना भूत प्रेत ऐसा करके मतलब क्या हुए, विज्ञान पे भरोसा करने लगे, कला पे भरोसा करने लगे, साहित्य पे भरोसा करने लगे, समझे कि नहीं। जादू टोना पे मतलब कि विश्वास करना बंद कर दिए। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आप इसी में बना करके लिखोगे कि मानवतावाद। तो विद्वान, दार्शनिक, कलाकार आदि सभी मानवतावाद में रुचि लेने लगे। दिव्यता की अपेक्षा मानव के सम्मान के प्रति सभी की रुचि जागृत होने लगी, ठीक। यहाँ पे लिख दोगे अगला पॉइंट, शिक्षा का प्रसार कैसे किया। तो कला, विज्ञान, साहित्य सभी का एक ही लक्ष्य था, जीवन की सत्यता का ज्ञान, जीवन में क्या सच्चाई है उन सभी का नॉलेज लेना। खोज तथा आविष्कार में यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख सकते हो कि महान नायकों की समुद्री यात्राओं तथा खोज यात्राओं के नए तथा अज्ञात देशों की जानकारी दी, ठीक। अगला पॉइंट इसी में बना करके लिख सकते हो, ईसाई धर्म का विभाजन। सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म के दो संप्रदायों रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में बांट दिया, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हो। या राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया। राष्ट्र राज्यों के उदय में सामंती लॉर्ड तथा पॉप के राजनीति में हस्तक्षेप बंद हो गया। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट बना करके जितना आपको याद आए एग्जाम में आप सब लिख सकते हो, ठीक ना। चलो अगला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है संक्षिप्त परिचय देने के लिए कि गैलीलियो का संक्षिप्त परिचय दे दो, टॉमस मूर का दे दो, रोजर बेकन का दे दो, लियोनार्डो दा विंची का दे दो। मतलब आप ऐसा नहीं कि बस खाली इसी का देगा, 2-4 और भी बढ़ा करके दे सकता है, ये 1-2 और का दे सकता है, ठीक ना। तो बस खाली इन सभी का परिचय और इन सभी का एक आविष्कार का नाम लिख के दे देना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इससे यहाँ पे गैलीलियो के बारे में पूछ रहा है, लिख देना गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। इसने दूरबीन अथवा दूरदर्शक यंत्र बना करके खगोलदर्शी का खोज किया था, पता लगाया था। ये भी लिख सकते हो कि डायनामिक्स यानी गति विज्ञान के अध्ययन की नींव में डाली। और गैलीलियो ने एक ज्योतिषी ही नहीं वरना एक महान वैज्ञानिक था, एक क्या था, साइंटिस्ट था। तो इसने थर्मामीटर का भी आविष्कार किया। तो इस तरीके से इसका विज्ञान में क्या क्या मतलब योगदान है लिख देना, कोई दिक्कत की नहीं है। अब टॉमस मूर बोल रहा है तो टॉमस मूर के बारे में लिख देना कि टॉमस मूर कौन था भाई, क्या किया था। तो टॉमस मूर पुनर्जागरण काल का एक इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। इसने अपनी साहित्य रचना यूटोपिया में समकालीन समाज का व्यंग्यात्मक चित्रण किया था, ठीक। इस तरीके से आप सभी बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला इसी में पॉइंट बना करके लिख सकते हो। रोजर बेकन के बारे में बोल रहा है तो रोजर बेकन इसका जो कार्यकाल है 1214 से 95 तक है। इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक था। इन्होंने तर्कवाद के आधार पर सत्य और धर्म की विवेचना करने पर जोर दिया। और रोजर बेकन ने भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। इस महान साहित्यकार ने अनेक विषयों पर विद्वतापूर्ण निबंध भी लिखे। और बेकन ने यूरोप वासियों में शिक्षा एवं अध्ययन के प्रति रुचि जागृत की, ठीक। अगला यहाँ पे पॉइंट बोला गया था लियोनार्डो दा विंची के बारे में लिखना कि ये क्या है भाई। यह पुनर्जागरण काल को इटली का एक महान चित्रकार था, एक आर्टिस्ट था। इसके चित्र द लास्ट सपर तथा मोनालिसा लोगों को आज भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। वास्तव में लियोनार्डो दा विंची ये क्या है, सर्वतोमुखी है, प्रतिभा का स्वामी है। यह कवि, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी सब कुछ था। तो
इस तरीके से जितना इसमें पॉइंट आ रहा है, याद आ रहा है, सब कुछ बना करके आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अगले वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।